अभी तक अपन ने जो पढ़ा था उसमें प्री और प्री इक्लेम्शिया में माइल्ड और सीवियर में डिफरेंस पड़ा। अब जो पीआईएच में तीसरा जो प्रकार है वो है इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया जो रहता है ये प्री इक्लेम्शिया से भी खतरनाक स्थिति रहती है। ये भी कई बार लेडीज़ में देखी जाती है। इसमें भी क्या होता है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमन है वो प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मोटेंसिव रहती है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ही उसमें प्री इक्लेम्शिया हो जाता है, और वो भी सीवियर टाइप का या माइल्ड भी हो सकता है, पर सीवियर ही जनरली होता है। और साथ ही साथ में और क्या नुकसान हो जाता है, तो उसको कन्वर्शंस आने लगते हैं, बोलते हैं ना फिट आना, या कई बार कोमा हो जाता है। अब ये दोनों कंडीशन में क्या है, जो बच्चा है उसके ऊपर भी और मदर के ऊपर ये जितने भी सिम्टम्स बताए थे वो और ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, सीवियर टाइप के। इसलिए ये बहुत डेंजरस कंडीशन मानी जाती है इक्लेम्शिया की। तो इसलिए जो भी प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसका ब्लड प्रेशर मेजर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये पॉइंट बताया मैंने कि पीआईएच के अनुसार जो भी इक्लेम्शिया है, जो भी हाइपरटेंशन है, वो 3 प्रकार का हुआ, ट्रांजिएंट, प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया। अब दूसरा जो प्रकार था वो है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अब ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन यानी क्या, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन का मतलब रहता है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन इसका मतलब ये रहता है कि जब जो भी लेडी है प्रेग्नेंट वो पहले से ही बिफोर प्रेगनेंसी वो कैसी है, हाइपरटेंसिव वीमेन है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉनिक हाइपरटेंशन। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहला अपना बताया था प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब प्रेगनेंसी हुई इसलिए वो लेडी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाली थी वो हाइपरटेंसिव हो गई, इसलिए उसको अपन ने कहा था प्राइमरी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और क्रॉनिक हाइपरटेंशन में लेडी पहले से ही कैसी है, हाइपरटेंसिव है, और वो अब प्रेग्नेंट हो गई तो वो भी डेंजरस कंडीशन हो गई, है ना। तो वो वाली जो कंडीशन रहती है इसको कहा जाता है प्रेगनेंसी क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ये जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है ये भी 2 प्रकार का होता है। इसमें एक है क्रॉनिक हाइपरटेंशन जिसमें प्रोटीनयूरिया हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, और दूसरा है जो और डेंजरस है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन पहले से ही वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली थी और उसमें प्री एक्लेम्शिया भी साथ में हो सकता है या एक्लेम्शिया भी इसके साथ में हो सकता है। अभी अपन ने दोनों ही चीज़ें क्या हैं वो पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हाइपरटेंशन है क्रॉनिक वाला ये और डेंजरस है। मतलब कोई भी लेडी ऐसी है जिसको पहले से ही हाइपरटेंशन था, वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली उसमें ये कंडीशन आ सकती है। प्रोटीनयूरिया हुआ तो भी नुकसान है क्योंकि फीटस की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और ये यदि हो तो और भी ज़्यादा नुकसान है। इसलिए ये हाइपरटेंशन जो रहेगा प्रेगनेंसी में वो हमेशा ही हाई रिस्क मदर को मतलब हाई रिस्क टाइप की वो प्रेगनेंसी होती है। अब आता है कि हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है प्रेगनेंसी में, इसके ऊपर अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं क्यों हो जाता है हाइपरटेंशन। अब इसकी इटियोलॉजी, अब इटियोलॉजी के दृष्टि से अपन जब देखते हैं तब सबसे पहला तो आता है कि हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में इसलिए होता है जो पहले से नहीं थी पर फिर भी हो गया, या पहले से थी और भी बढ़ गया। कारण क्या, तो वेजोस्पाज्म, मतलब क्या कि जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें अंतर आता है। वैसे भी क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होने लगते हैं, और वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं उसमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, है ना। और उसी तरह से जो इम्यून सिस्टम है उस पर भी कई बार असर आ जाता है। उसी तरह से और क्या देखा जाता है कि जो वाटर रिटेंशन है वो भी होने लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, परंतु यहाँ पर जो अपन ने वो तो नॉर्मल है और इसीलिए वो ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन उस समय देखा जाता है, वो इतना नुकसानदायक नहीं है, माइल्ड सा होता है, उतना कोई प्रॉब्लम मदर को भी नहीं होता और बच्चे को भी नहीं होता। लेकिन ये जो प्री इक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया या क्रॉनिक टाइप का हाइपरटेंशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। अब वो क्यों होता है,
तो उसका पहला कारण तो रहता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज्ड, वेजोस्पाज्म हो जाता है, मतलब ब्लड वेजल्स जो रहती हैं उसमें ब्लड जो रहता है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। जहाँ ब्लड सप्लाई कम होने लगेगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जहाँ पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा वहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मैंने इधर शॉर्ट में लिख के दिखाया है ना। आप लोगों ने फिजियोलॉजी में ब्लड प्रेशर ज़रूर पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि कार्डियक आउटपुट और ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड प्रेशर के। तो ये जहाँ बढ़ेगा है ना, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो पहला कारण तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होना, बढ़ना है। दूसरा कारण है एबनॉर्मल प्रोस्टाग्लैंडिन एक्शन। कई लेडीज़ में क्या देखा जाता है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसकी जो एक्शन है वो एबनॉर्मल टाइप की होने लगती है। अब वो एबनॉर्मल टाइप की होकर क्या हो जाता है, तो उसमें एंजियोस्टेंसिन 2 इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किडनी जो रहती है जब भी लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो किडनी क्या करती है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है और वो एंजियोस्टेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोस्टेंसिन 2 में कर देती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये काम करने के लिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्शन यहाँ पर देखी जाती है और इसीलिए ब्लड प्रेशर इस समय बढ़ जाता है। तीसरा कारण रहता है एंडोथेलियल जो सेल्स है उसका एक्टिवेशन। तो जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो एंडोथेलियल सेल्स हैं यूट्रस की उसमें भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का असर पड़ा और वो जो सेल्स है उसमें जो था सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें चेंजेस आ गए और उसके कारण एक्टिवेशन में अंतर आ गया, उसके कारण फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ गया और उसके कारण फिर ब्लड प्रेशर में भी चेंज आ गया। तो ये एक इसका और एक कारण है। तीसरा, इसके अलावा जो कारण है वो इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स, मतलब नॉर्मल जो इम्यूनोलॉजी रहती है अपनी, मतलब ब्लड नॉर्मल जो लेडी है उसमें तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी वैसे देखा जाए तो प्रेगनेंसी में और ज़्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम हो जाता है। पर कई लेडीज़ में जिसमें कि प्री इक्लेम्शिया, इक्लेम्शिया या क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है लेडी, तो उनमें ये इम्यूनोलॉजिक जो फैक्टर्स है वो एबनॉर्मल टाइप के होने लग जाते हैं और उसके कारण उसमें क्या फिर हो जाता है कि जो फीटस है उसकी ग्रोथ हो रही है, प्लेसेंटा भी नया बन गया है ना। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये फॉरेन बॉडी हो गई एक तरह से बॉडी के लिए, फॉरेन प्रोटीन, और उसके कारण ये फीटल एंटीजन एक्सेसिव मानकर बॉडी में एबनॉर्मल टाइप का इम्यून सिस्टम काम करने लगता है। मतलब ये एबनॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल इसमें तो नहीं होना चाहिए, पर ये एंटीजन की तरह ये ट्रिगर हो जाती है इम्यून सिस्टम और वो जब ट्रिगर हो जाएगी तब उसके कारण से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा एक कारण रहता है जिसको कहते हैं जीनेटिक फैक्टर। ये तो आप लोग सब जानते हो कि कई फैमिली हिस्ट्रीज में ही ऐसा है कि PIH देखा जाता है, तो उनकी जो भी गर्ल्स होंगी उनमें भी ये चीज़ आ जाती है कि प्रेगनेंसी हुई कि जीनेटिक फैक्टर काम करता है और उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है, पर्टिकुलरली कौन सा है, तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन E, विटामिन A डेफिशिएंसी जहाँ जहाँ है वहाँ पर ऐसा देखा गया, रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ कि इन ऐसे जो अब डाइट होगा जिस भी लेडी का पुअर न्यूट्रिशन वाला, तब उनमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि बॉडी के अंदर नॉर्मेलिटी आ जाती है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब PIH भी देखा जाता है और साथ साथ ये जो क्रॉनिक में जो दोनों टाइप के हाइपरटेंशन है वो भी देखे जाते हैं। अब आता है रिस्क फैक्टर्स भी है कई जिसके कारण की हाइपरटेंशन और होने की चांसेस हैं। उसमें क्या क्या, तो क्रॉनिक रीनल डिसीज हो सकता है, कोई लेडी ऐसी है जिसको पहले से ही रीनल डिसीज़ है तो उनमें हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के कारण, प्रेगनेंसी हुई कि हाइपरटेंशन उसके कारण बढ़ने की संभावना है। उसी तरह से जो लेडी क्रॉनिक हाइपरटेंशन से ही सफ़रर है उसको भी होने के चांसेस हैं। फैमिली हिस्ट्री है PIH की, उसको भी कई लोग प्रेग्नेंट लेडी को ट्विंस होने की संभावना रहती है। ट्विंस होते हैं मतलब प्रेगनेंसी में, उनमें भी प्रीमी ग्रेविडिटी में भी, मतलब पहली बार जो प्रेग्नेंट रहती है ऐसी लेडी में भी ये कंडीशन आ सकती है। फिर मैटरनल एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। 19 साल से पहले यदि वो प्रेग्नेंट है
और 40 साल के बाद वो पहली बार प्रेग्नेंट है तो उनमें भी जनरली हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी है। RH इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब RH फैक्टर आपने पढ़ा होगा कि मदर और जो फादर है उन दोनों का RH पॉजिटिव निगेटिव इस टाइप की कंडीशन होगी तो उसको कहते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। उस समय भी हाइपरटेंशन बढ़ने की चांसेस हैं। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसी तरह से स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा चिंता, ये दोनों ही कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण कि हाइपरटेंशन देखा जाता है। तो ये अपना हो गया कि हाइपरटेंशन होने के कारण क्या क्या हैं। अब आते हैं अपन कि उसकी केयर किस तरह से करनी चाहिए। केयर मैनेजमेंट, तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो जब भी डॉक्टर के पास जाए तब केयर मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है उसका एग्जामिनेशन प्रॉपर करना। अब इसमें क्या क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदर और फीटस दोनों पे ही नुकसानदायक कंडीशन हो जाती है। अब इसमें सबसे पहले तो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होगा उसने प्रॉपर इंटरव्यू लेना चाहिए उसका, और ये देखना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में सब चीज़ें पता चल जाती है कि क्या कारण था, रिस्क फैक्टर्स क्या थे, क्यों हुआ, किस टाइप की कंडीशन हो रही है, ये सब पता चलती है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है जिसमें ब्लड प्रेशर, वेट हर बार देखना पड़ता है, हार्ट रेट, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हो यदि हार्ट रेट में अंतर आता है, कम हो जाती है। और इसी तरह से रिफ्लेक्सेस, हार्ट रेट कम नहीं होती, सॉरी बढ़ जाती है। रिफ्लेक्सेस भी देखे जाते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्सेस हैं वो हाइपर रिफ्लेक्सीमिया देखा जाता है, तो वो कंडीशन भी सीवियर इसमें देखी जाती है प्री इक्लेम्शिया में। फिर उसी तरह से इडिमा, ये इडिमा जो रहता है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो है, डिपेंडेंट इडिमा, मतलब कि सुबह उठा व्यक्ति, वैसे दिन भर में ही नहीं पता चल रहा, पर सुबह उठा तो उसके चेहरे पे पफीनेस आई, या यदि वो जैसे मतलब चलता फिरता आदमी है तब उसमें पैरों में थोड़ी सी सूजन देखी जाती है ना, आइज़ के आसपास सूजन देखी जाती है, वो लेटा हुआ है तो ऐसा वाला जो है वो डिपेंडेंट एडिमा। और वो यदि थोड़ा सा है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर दूसरा जो एडिमा है जिसको कहते हैं पिटिंग एडिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पिटिंग का मतलब क्या है कि अपन जब एडिमा है तो उसको दबा के देखें और वो जो गड्ढा है वो कितने सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का हुआ और कितनी देर तक रहा, ये कहलाता है। इससे एडिमा को जज किया जाता है। अब ये जो पिटिंग एडिमा रहता है ना वो भी कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सब दूर हो सकता है बॉडी के, खासतौर से चेहरे पे, और चेहरे में भी कहाँ कहाँ पर, तो आँखों के आसपास है ना, फेस के पूरे फेस पे भी कई बार आता है, फिंगर्स पे आता है, टोस पे आता है, ये सभी दूर ये एडिमा हो सकता है। अब जब भी जजमेंट करना है तब क्या किया जाता है कि एक उंगली ली जाती है और उसको दबा के देखते हैं। यदि वो 2 मिलीमीटर का है और छोड़ने के बाद, उंगली निकालने के बाद 10 से 12 सेकेंड में वो वापस नॉर्मल हो गई स्किन, तो वो कोई डेंजरस नहीं मानी जाती, पर फिर भी है वो पिटिंग एडिमा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं 1, मतलब A+, मतलब माइल्ड टाइप का। फिर यदि वो 2 से 4 मिलीमीटर हो गई तो वो B+ हो गई, मतलब B हो गई। तीसरे इसमें ये देखा जाता है कि 6 मिलीमीटर, और चौथे इसमें हो जाता है 8 मिलीमीटर। तो ये जितनी ज़्यादा होए मिलीमीटर उसका ये, और 10-12 सेकेंड में वापस नहीं आई, तो इसलिए वो पिटिंग एडिमा सीवियर मानते जाते हैं। तो उस हिसाब से पिटिंग एडिमा भी देखा जाता है, और जैसा एडिमा है उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नॉर्मली ये कंडीशन बुरी मानी जाती है क्योंकि वाटर रिटेंशन बॉडी में हो रहा है। अब आता है तीसरी जो एग्जामिनेशन की चीज़ रहती है वो लेबोरेटरी टेस्ट। इसमें हेल्प सिंड्रोम के लिए जो टेस्ट हैं वो सब की जाती हैं। टोटल और डिफरेंशियल ब्लड काउंट, क्लॉटिंग टाइम, लिवर एंजाइम्स, क्रिएटिनिन, ब्लड ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन सीरम में कितना है वो भी देखा जाता है। तो इस तरह से ये पूरी एग्जामिनेशन की जाती है ताकि जो भी कंडीशन है उसकी
अच्छी तरह से पता चल जाए। इसमें एक चीज़ और लिखना भूल गई लेबोरेटरी में मैं, वो है आईज़ का चेकअप, क्योंकि ब्लड विजन भी हो सकती है, ब्लाइंड स्पॉट भी आ सकता है, फोटोफोबिया भी हो सकता है, तो वो भी सब देखा जाता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। तो ये सब केयर के लिए एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अब उसके बाद आती है कि कैसे अपन उसको केयर करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि यदि किसी को हाइपरटेंशन है, प्री इक्लेम्शिया वाली कंडीशन है, तब उसको फिज़िकल एक्टिविटी को रेस्ट करने मतलब कम करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। और यदि वो माइल्ड नहीं ज़्यादा है, सीवियर टाइप का है, तो बेड रेस्ट पे ही रखा जाता है उसको, क्योंकि उस प्री माइल्ड में भी थोड़ा सावधानी रखी जाती है। उससे जो फिज़िकल वर्क है वो कम से कम करो और रेस्ट करो, और जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तब तो बेड रेस्ट ही कही जाती है, चाहे वो PIH है या क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। फिर उसी के हिसाब से क्या किया जाता है, मेडिकेशन दिया जाता है कि भाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती है। और यदि सपोज़ करो इक्लेम्शिया है, कन्वल्शंस आ रहे हैं, तब उसको मैग्नीशियम सल्फेट ये उसको ट्रीटमेंट में दिया जाता है ताकि कन्वल्शंस न आए। पर इसका भी मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यदि ये ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण जो पेशेंट है उसमें टॉक्सिसिटी भी उससे देखी जा सकती है। इसलिए ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाती है। फिर स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और ख़ासतौर से प्रीमी ग्रेविडा जो रहती है ना, पहली बार में प्रेग्नेंट हुई है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो इस कारण से स्ट्रेस, या कई बार वैसे भी टेंशन रहता है, घर का एटमॉस्फेयर ही बेकार रहता है, तो ऐसे सब इसलिए रिड्यूस स्ट्रेस। अब स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, हैप्पी और हेल्दी, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। और वो लेडी भी खुद कैसे अपने आप को मैनेज कर सके मेडिटेशन से, या म्यूज़िक थेरेपी है, या और भी जो हॉबीज़ हैं, है ना, जो अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा हो सकता है, ये सब केयर उसकी प्रॉपर, जिससे स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है डाइट, न्यूट्रिशन, क्योंकि वो न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये डाइट के बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा इसमें, क्योंकि आप लोगों ने हाइपरटेंशन पढ़ा है वो, और प्रेगनेंसी भी पढ़ी है, तो उसके हिसाब से इसका डाइटरी मैनेजमेंट किया जाता है। ख़ास तौर से जैसे मैंने पहले कहा कि एक इटियोलॉजिकल फैक्टर में था कि न्यूट्रिशन में हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम और विटामिन E, A और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब प्रॉपर अमाउंट में देना चाहिए। सॉल्ट का इसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कहते कि बिल्कुल खाने में नमक मत डालो, लेकिन जो सॉल्टी फूड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रिस्प अपन खिलाते हैं, यदि लेडी को खाने की इच्छा है, ये बहुत नमक वाला अचार, चटनी, पापड़ और क्या क्या जितनी भी नमकीन चीज़ें हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्ट नहीं हो, नॉर्मल खाने में सॉल्ट हो, पर बाकी ये सब चीज़ें हाई दिया जाए तो अच्छा इफ़ेक्ट देखा जाता है। ये मैंने इसलिए सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है कि डाइटरी प्रिंसिपल तो आपको मालूम है प्रेगनेंसी का क्या है और हाइपरटेंशन का भी क्या है, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखते हुए देना है। फूड्स अवॉइडेड और परमिटेड वो भी आपको मालूम है, उस हिसाब से इसमें लिखेंगे। और मेनू प्लान क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट का, वो भी आपको इसमें लिखना है। तो यदि ये सब चीज़ें ध्यान की जाए तो अपने आप ही इक्लेम्शिया और प्री इक्लेम्शिया से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक और ध्यान रखा जाता है कि वो जो लेडी रहती है उसको यदि थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि ये सब सिम्टम्स हैं उसको, तो हॉस्पिटलाइज ही कर दिया जाता है, जैसे यदि सीवियर इक्लेम्शिया है तो, और उसको फिर अंडर ऑब्जर्वेशन ही हमेशा रखा जाता है। और पूरे टाइम फीटस की भी जो मॉनिटरिंग की जाती है, उसका जो हार्ट साउंड्स है वो सुनते जाते हैं, और ज़रा भी टेंशन लगा तो उसका तुरंत ऑपरेशन करके डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो जो बेबी है वो प्रीमेच्योर हो जाता है। सेरिब्रल पाल्सी आपने नाम सुना होगा, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण रहता है हाइपरटेंशन। जो मदर का हाइपरटेंशन है तो उसमें सेरिब्रल पाल्सी ये बहुत देखी जाती है, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी भी हो जाता है कई बार मिसकैरिएज, सेरिब्रल पाल्सी तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो हाइपरटेंशन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट जो भी होगा हाई रिस्क मदर का जो डिसीज़ वो अपन लेंगे। इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो।